नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करेंगे आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट आप लोगों के लिए उपस्थित है एक बार फिर से एक नई नई कक्षा के साथ। बात करेंगे राजस्थान पशु परिचारक भर्ती को लेकर। लगातार आप लोगों के लिए कक्षाएं प्रोवाइड करवाई जा रही है राजस्थान जीके की। जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा आपको ट्रेड क्वेश्चन भी करवा दिए जाएंगे, लेकिन राजस्थान जीके के जो टॉपिक आप लोगों को करवा दिए जाएंगे वो मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कि अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। प्यारे दोस्तों, पढ़ाने का तरीका ही कुछ अलग है। सरल और साधारण भाषा में आपको समझाने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें जिससे आपको थोड़ा वीडियो में रस आए, आनंद आए और आप लोग अच्छे से देखो। आप लोग देखते नहीं हो, शुरू में निकल देखते हो, निकल जाते हो 5 सेकंड देख के। क्या फायदा मेरा मेहनत करने का भी और आप लोगों का भी? कोई फायदा नहीं है। आपके 10 मिनट ले लिए तो कुछ ज्यादा टाइम नहीं लिया आपकी जिंदगी का, और 10 मिनट ले लिए तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देके ही जाने वाला हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखिए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही चैनल आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो डेली क्लासे आएंगी, आपको पता लग जाएंगे। दोस्तों, कुछ ज्यादा सवाल आपको मैं बोर्ड पे छापता नहीं हूँ, कम ही छापता हूँ, लेकिन वो कम भी आपको समझा। ये मान लीजिए 20 सवाल बोर्ड के ऊपर है तो 200 या 500 सवाल आपको करवा के जाता हूँ। एक सवाल एक टॉपिक क्लियर करवा देता हूँ, उससे चाहे कहीं से क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आप गलत नहीं करने वाले हो। शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। रैंडमली मैं करने वाला हूँ कि मेरी इच्छा होगी उसका मैं शुरुआत करूंगा। आज मैं शुरुआत करने वाला हूँ आप लोगों के सामने ही, क्योंकि आज मैं जो शुरुआत करूंगा, आज मैं आपकी शुरुआत करूंगा क्वेश्चन नंबर 3। रैंडमली मेरे को आज करना है कि आज मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आ जाइए। आपको दिख रहा होगा सेनानी शब्द। कई मेरे साथी जो इसको सेनानी पढ़ते हैं, वो सेनानी नहीं, वो सेनानी है। सिर का कटा हुआ, सिर कटा हुआ का शाब्दिक अर्थ है सेनानी। सॉरी, सेनानी का शाब्दिक अर्थ है सिर का कटना। तो दोस्तों ये सेनानी ना होके सेनानी है। और अब आप आ जाए इसकी कहानी पर। एक बार होता क्या है, आप दो चीजें आपने देखी होंगी युद्ध के समय। दो चीजें होती थी, एक को मैं बोलता था हरावल दोस्तों, एक को मैं बोलता था क्या, हरावल। हरावल दस्ता। हरावल दस्ता क्या होता था ये बता देता हूं। हरावल दस्ता होता था जो युद्ध के समय युद्ध की अगवानी करता था, आगे की तरफ से लड़ता था। हरावल एक चंदावल। ये पीछे रहती थी टीम, ये आगे रहती थी। अब हरावल का सौभाग्य प्राप्त जिसको होता था, वो भी अपने आप को ये मान लो सौभाग्य वाला मानता था कि मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं हरावल सेना में हूं। और हरावल, ये मैं कहानी है, सेनानी जो कहानी है ये मेवाड़ की एक कहानी है। मैं आपको बताऊंगा। सेनानी एक कविता है, सॉरी, कविता के लेखक है मेघराज मुकुल। पहला सवाल यही से आता है कि सेनानी के लेखक कौन है, तो आपको बताना है मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल नाम के व्यक्ति ने कविता लिखी सेनानी, जो मेवाड़ पर डिपेंड है। अब बात करूंगा हरावल की। हरावल की कहानी की बात करूंगा राणा लाखा के टाइम की। राणा लाखा का एक बेटा था राणा चुंडा। सगाई आती है, लेकिन राणा लाखा कुछ ऐसी मजाक कर जाते हैं कि वो शादी राणा लाखा से हो जाती है। लेकिन शादी इस शर्त पर होती है कि जो राणा लाखा की जो पत्नी आएगी हंसाबाई, उससे जो संतान पैदा होगी वो राजा बनेगी, ना कि राणा चुंडा। राणा चुंडा ने वो बात स्वीकार करी कि मेरे पिताजी की इच्छा है शादी करने की, तो शादी करे, मुझे राजा नहीं बनना है। लेकिन कुछ नहीं, उनको कुछ क्या बोलते हैं, कुछ उनको दिए गए अलग से नियम कि ये आपका अधिकार रहेगा इनके ऊपर, और वो अधिकार में हरावल दिया गया उनको। हरावल का मतलब कि मेवाड़ की सेना कहीं भी युद्ध करने जाएगी तो चुंडावत जो परिवार होगा, चुंडावत परिवार सेना का नेतृत्व करेगा, यानी हरावल का नेतृत्व करेगा। अब हरावल का नेतृत्व करने जाते हैं हमारे एक चुंडावत रतन सिंह। युद्ध हो जाता है, बहादुर शाह जफर के टाइम की बात करूंगा। रतन सिंह की शादी को 2 दिन होते हैं, पत्नी आई हुई है। इनकी पत्नी का नाम होता है सहल कंवर। क्या नाम होता है? सहल कंवर। सहल कंवर की शादी को 2 दिन भी नहीं हुए थे, जैसे ही सहल कंवर ससुराल पहुंची थी, शाम का टाइम था, रतन सिंह तैयार होकर सहल कंवर के पास जाते कि पीछे से एक सेनापति उनका दरवाजा खटखटा देता है। दरवाजा खटखटा देता है, रतन सिंह उठते हैं, बोलते हैं कि महाराणा ने दरबार में बुलाया है। महाराणा रतन सिंह सोचता है कि आज भी बुलाया है क्या, आज तो शादी हुई है। लेकिन फिर भी साथियों, शादी के वक्त भी वो जाता है चुंडावत, और रतन सिंह चुंडावत जाता है, लेकिन मन नहीं करता है। नई नवेली दुल्हन मिली थी, कैसे छोड़ जाए रतन सिंह। लेकिन रतन सिंह को जाना पड़ा, और जाके पता लगा कि आज ही युद्ध करने जाना है, मुगलों की सेना आक्रमण करने वाली है। और जैसे ही वो क्या नाम है
अब रतन सिंह का मन भटकने लगा कि पत्नी को छोड़ के कैसे जाऊं। फिर भी रतन सिंह तैयार करता है अपने घोड़े, सेना तैयार करता है, क्योंकि हरावल का जिम्मा मिला हुआ था चुंडावतों को, और चुंडावत क्या नाम है, अरावल के नेतृत्व करने के लिए अग्रसर होते हैं। लेकिन रतन सिंह का मन नहीं था जाने का, तो रानी भी समझ रही थी कि रतन सिंह का मन तो नहीं है जाने का। फिर रतन सिंह जब अपने घोड़े पे सवार हो जाता है, चलने लगता है, तो अपने सेनापति को कहता है कि आप अपनी रानी के पास जाएं, अपनी रानी का मतलब कि सहल कंवर के पास जाएं, और साथियों से सहल कंवर के पास जाके कोई निशानी लेके आए, जिससे कि मेरे को निशानी से मैं देखता रहूं और युद्ध अच्छे से लड़ूं। अब सहल कंवर समझ जाती है कि ऐसे तो रतन सिंह चुनाव हार जाएगा, जीतेगा नहीं, तो वो क्या करती है, अपना एक थाल के अंदर अपना सर काट कर रख देती है और कपड़ा ढक देती है, और कपड़ा ढक देती है, और सेनापति उस सर को लेकर आता है रतन सिंह के पास और कहता है कि ये दिया है क्या, निशानी में। सेनानी का मतलब होता है निशानी। क्या मतलब होता है, निशानी, और निशानी में मिला था कटा हुआ सिर। अब दोस्तों जैसे ही निशानी क्या नाम देखता है, तो रतन सिंह के मन में आग लग जाती है कि जिसकी जरूरत थी वो ही नहीं रही, तो अब युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। और 2 दिन में सेना, मुगलों की सेना को वापस मोड़ देते हैं रतन सिंह, क्योंकि वो उसको निशानी मिली थी रतन सिंह को, वो उन्होंने गले में लटका के बालों के माध्यम से बांध लिया था, और गले में बांध के अपनी पत्नी का सर और लड़े थे, और मुगलों की सेना को 2 दिन में वापस भेज दिया था रतन सिंह ने। तो आपको सेनानी की कहानी समझ में आई होगी अच्छे से। मेघराज मुगल द्वारा लिखी कहानी सेनानी रतन सिंह और सहल कंवर वर्तमान में या उसी टाइम प्रसिद्ध हुई हाड़ी रानी के नाम से। हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध होने वाली रानी का नाम है सहल कंवर, और रूठी रानी के नाम से कोई आपसे एग्जाम में पूछ ले तो मालदेव की पत्नी, रूठी रानी के नाम से मालदेव की पत्नी अजमेर तारागढ़ दुर्ग में रही, जिसको हम रानी उमादे या रानी रूठी रानी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखें, ये 2 सवाल आपके एग्जाम में मैंने आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर कराया है कि सेनानी के लेखक मेघराज मुकुल, और क्या थी कहानी सेनानी की, वो पूरी समझा दी है दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा कि समझ में आई होगी अच्छे से। उसके बाद हम और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की ओर चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथियों। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। यह है राजस्थान के किस सभ्यता को मृतक के टीलों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वो कौन सी सभ्यता थी जिसको मृतकों के टीले, क्योंकि वहां पर मरे हुए लोगों की संख्या ज्यादा मिली। तो आपको राजस्थान में आपने देखा होगा प्रत्येक जिले में सभ्यता, हनुमानगढ़ की बात करूं कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल सभ्यता, उसके अलावा झुंझुनू की बात करूं सोनारी सभ्यता, भरतपुर की बात करूं नौ सभ्यता, उसके अलावा आप लोगों की बात करूं गणेशपुर सभ्यता, तो नीम का थाना वर्तमान में नीम का थाना जिले में है, कांतली नदी के किनारे स्थित है। अंत्य प्रवाह की सबसे लंबी नदी की बात करूं तो कांतली नदी है। उसके अलावा बात करें सभ्यताओं की, तो गणेशपुर सभ्यता मैंने आपको बताया, नीम का थाना सोनारी। आहड़ सभ्यता आपकी जो है, आहड़ सभ्यता जो है वो है उदयपुर में। और मैं बता दूं कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहीं पूछेगा तो गणेश्वर, लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यता कहीं पूछेगा तो आहड़ सभ्यता उदयपुर साथियों। इसके अलावा बहुत सी सभ्यता मैंने आपको क्लास 1 करवा रखी है, आप चैनल पे देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो जिसके मृतकों को टीलों के नाम से जिस सभ्यता को जाना गया वो एक ही सभ्यता थी, कौन सी, आहड़ सभ्यता। दोस्तों आहड़ सभ्यता के बारे में आपको जो क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी है मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों। आहड़ सभ्यता है, उसके अलावा इसमें जो सभ्यताओं में जो इंपोर्टेंट रहता है वो आपका एक ही सवाल वर्तमान में छपेगा पशु परिचारक में, जहां तक का एनालिसिस। अब तक दोस्तों आपको लगता होगा कि 10 ही सवाल है, लेकिन मैं बता दूं ये 10 सवाल भी मैं आप लोगों के लिए 24 घंटों में तैयार कर पाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सवाल कहां से क्या क्या बताना है, उसके बाद ही सवाल छापता हूं। और मेरे को एग्जाम का भी मैं पूरा विश्लेषण जब कर लेता हूं कि पिछले 10 साल के एग्जाम में क्या क्या सवाल छपे हैं इस टॉपिक से, उसके बाद ही आप लोगों के लिए सवाल छाप देता हूं। कालीबंगा सभ्यता से अभी वर्तमान में जहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, आप ये चीज नोट कर लेना, जिस दिन आप एग्जाम देके आओगे ना मैं आपको बता दूं, पूछेगा कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में पूरा हुआ। सवाल यहीं से छपेगा कि कितने स्तरों में पूरा हुआ, और 5 स्तर है इसके 2+3, ये ध्यान रखें। टोटल 5 स्तर छपने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम में। दोस्तों पूरा एनालिसिस आप लोगों ने अच्छे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा होगा, और आपको लगता होगा कि यार ये क्या पढ़ाएगा, छोटा चैनल है, छोटे गुरुजी है तो क्या पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको वो जानकारी, सटीक जानकारी इस चैनल पे दी जाती है कि आप लोग एक बार पढ़ लेंगे ना
पढ़ने के बाद आपका ये नहीं करेगा कि कहीं किसी दूसरी क्लास में जाके कक्षा हम राजस्थान जीतेगी। ले दोस्तों, मैं आपको एक वादा कर लेता हूं आप लोगों से कि पशु परिचारक भर्ती का टाइम टेबल दिसंबर में एग्जाम लगभग निर्धारित है और हो भी सकता है दिसंबर में। लेकिन मेरे दोस्तों, दिसंबर से पहले पहले आप लोगों को पूरी राजस्थान अगर मैंने नहीं पिला दी ना आपको, तो मेरा नाम में ये चैनल है ना आप लोगों का, ये चैनल मैं बंद कर दूंगा, ये आपसे गारंटी लेता हूं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि एक बार जुड़ जाए आप लोग, चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये था दूसरा सवाल। अब चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में बात करेंगे, एक ही टारगेट रखना है सिलेक्शन का, कि सिलेक्शन हमें लेना है और ज्यादा नहीं। 9 सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, सभ्यता से रिलेटेड मैंने भी बताया कि आपको 9 जो सभ्यता है, 9 सभ्यता है, ये है आपकी भरतपुर के अंदर। कहाँ है? भरतपुर में। और भरतपुर में कौन सी नदी बहती है? तो मैंने आपको कई बार बताया कि भरतपुर के अंदर जो नदी बहती है, रूपा रेल नदी। कौन सी नदी? रूपा रेल नदी भरतपुर शहर में, भरतपुर जिले में बहती है। तो 9 सभ्यता जिस नदी पर स्थित है वो है रूपा रेल दोस्तों। उसके अलावा रूपा रेल पर भी चर्चा करते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रूपा रेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सटीक सेनानी, मैंने आपको बताया कि सेनानी का मतलब होता है निशानी। क्या मतलब होता है? निशानी। और निशानी दे देती है हाड़ी रानी सहल कंवर। मेयो कॉलेज की स्थापना कब होती है? तो पहले तो सवाल पहले ये छपता था कि मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, अब लेकिन सवाल छपेगा कब होती है। तो मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ कि मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर के अंदर साथियों सन 1875 में। कई कई किताब में या कई अच्छी अच्छी पुस्तकों में हमें देखने को मिलता है कि मेयो कॉलेज की स्थापना 1873 में, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अचलदास खींचेरी वसनिका के लेखक, ये किताब बड़ी इंपॉर्टेंट रही है कि इसके लेखक बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपको सीधा सा सवाल है, ये कोई दिक्कत नहीं है, कि इसके लेखक जो है वो है शिवदास गार्डन। क्या नाम है? शिवदास गार्डन। अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल, बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा। बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा है कहाँ? पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। बुड्ढा गुरुद्वारा, देखो मैं आपको बता दूं कि गुरुद्वारे वगैरह क्या बोलते हैं, सिंधी लोगों के लिए गुरुद्वारे या धर्म की बात करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं बुड्ढा जोड़, ये अब ये किस साइड में है? ये पंजाबी लोग जिस साइड में है, जैसे कि गंगानगर हनुमानगढ़। गंगानगर हनुमानगढ़, तो आपका जो बुड्ढा जोड़ है वो गंगानगर में है। और मेला कब लगता है? अब आपने देखा होगा साल में एक मेला आता है, एक माता का या एक मंदिर में। लेकिन बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा वो है जिसमें साल में 12 मेले आते हैं, यानी कि हर अमावस्या, यानी कि हर अमावस्या को बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा का मेला लग जाता है, हर अमावस्या को। सोनार किला, देखो अब ये बड़ा सस्पेंसिव मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। एक से सस्पेंसिव मैटर क्या है कि आप लोगों के दिमाग में, आप लोग क्या करते हैं मुझे पता है, अभी कई साथी जो युवा है, मतलब तैयारी करना शुरू किया है, उनको इतना ज्ञान अभी है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सब उम्र के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ज्यादा जानकारी मिलती है। सोनार किला, मैं 3 शब्द इधर लिखूंगा, सोनार, स्वर्ण और सुवर्ण। देखो, सोनार का किला, स्वर्ण का किला, सुवर्ण का किला। ये स्वर्ण आधा से है, ये सुवर्ण है, तो अब ध्यान रखें। सोनार का किला कह दूं या स्वर्ण किला कह दूं, ये हमारे इसका नाम है जैसलमेर के किले का। किसका नाम है? जैसलमेर के किले का। जैसल भाटी द्वारा निर्माण करवाया गया था, जैसल सिंह भाटी के द्वारा निर्माण करवाया गया था। दूर से देखने पर ऐसे लगता है कि अंगड़ाई ले रहा हो ये किला। तो ये सोनार दुर्ग, स्वर्ण दुर्ग कहीं पूछ ले दोस्तों, स्वर्ण और स्वर्ण में ध्यान रखें, स्वर्ण कहीं पूछ लेगा तो ये आपका जो जिला है वो कहलाता है जालोर। जालोर का किला कहलाता है सुवर्ण और स्वर्ण कहलाता है जैसलमेर का किला। तो समझ गए होंगे मेरे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, क्या आपको बिल्कुल क्लियर हो गया? स्वर्ण और सुवर्ण में हो गया दोस्तों, हो गया गुरुजी। तो गुरुजी आगे चलेंगे अब नेक्स्ट सवाल की। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोगों के लिए ही मेहनत की जाती है। किसने भारतीय संविधान सभा को चलायमान शब्द कहा? चलायमान, सॉरी चलायमान शब्द नहीं है, सॉरी चलायमान राष्ट्र का। चलायमान राष्ट्र किसने? भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान को बोला कि ये राष्ट्र को चलाने वाली चीज है। तो ये किसी ने नहीं बोला, जिसने बोला उनका नाम है देश के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो चाचा के नाम, चाचा नेहरू के नाम से विख्यात हुए, जिसने भारतीय संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा। हवा महल, अब देखो सवाल नहीं है, बस ओनली हवा महल है, संज्ञा कोट है। चलो समझाता हूँ थोड़ा सा, हवा महल की खिड़कियों के बारे में थोड़ी सी राय दे देता हूँ, थोड़ा सा हवा महल के बारे में सुन लें।
अभी देखो आज क्या है कि थोड़ा सा हवा महल मैं आपको बता तो जरूर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज कहना चाहूंगा कि अगर हवा महल में छोटी मोटी गलती हो जाए तो देख लेना कि काफी टाइम के बाद मैं हवा महल पढ़ा रहा हूँ और मैंने देखा नहीं है हवा महल को। देखा मतलब किताबों में अभी काफी दिन से साइड में है, लेकिन फिर भी पढ़ाऊंगा। हवा महल जो है, अब मैं चाहता तो 1 मिनट के लिए वीडियो रोक देता और आपको देख के बता देता, लेकिन जितना बताऊंगा सटीक बताऊंगा, कम बता सकता हूँ लेकिन जो बताऊंगा बिल्कुल सही बताऊंगा। हवा महल, हवा महल आप लोगों ने खूब सुना होगा। हवा महल जयपुर का है, जयपुर में है, पुराने स्थापत्य कला के आधारित पर है। हवा महल के कारण ही भारत, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। तो अब हवा महल का निर्माण हुआ कब था तो मैं बता दूं, हवा महल का निर्माण हुआ था सन 1799 में। किसने करवाया था? सर प्रताप सिंह, यानी कि प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1799 में। ये एक बात आपकी क्लियर हो गई। हवा महल का निर्माण 1799 में प्रताप सिंह ने करवाया। हवा महल का जो क्या बोलते हैं उनको, डिजाइन किसने किया? हवा महल डिजाइन किसने किया तो मैं बता दूं, इनका नाम था लालचंद उस्ता। क्या नाम था? लालचंद उस्ता। और लालचंद उस्ता ने जब लालचंद उस्ता ने हवा महल का डिजाइन बनाया, निर्माण प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया। हवा महल में 5 मंजिला इमारत है। हवा महल कितना मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत है हवा महल। आपको मैं याद करने का तरीका बताऊंगा। तो मैं देखो आपको अभी मेरे को थोड़ा सा सस्पेंसिव ये लग रहा है कि कौन सी पैड़ी नीचे थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सरद, फिर रतन है, उसके बाद साथियों ऊपर ऊपर है हवा महल, प्रकाश महल, और साथियों एक अभी मिस हो रही है दिमाग से, सरद, रतन, प्रकाश, हवा महल, एक्सक्यूज मी, दिमाग में आ नहीं रहा। चलो मैं इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। ये 4 तो ये मंजिल इमारत है, सरद है, रतन है, चंद्र महल है एक, सॉरी कंफर्मेशन नहीं हो रहा है, प्रकाश और फिर हवा। ये तो आप लोग याद कर लें। सरद क्या बोलते हैं, हवा महल ऊपर ऊपर की है, सबसे नीचे की सरद है, इतना ध्यान रख। रतन चंद्र महल, अच्छा चलो कोई नहीं, थोड़ा सा आप ये देख ले, फिर मैं आपको फ्यूचर में बताने वाला हूँ अभी नेक्स्ट कक्षा में क्या आने वाला है। पर देखते हैं कमेंट करें गुरु जी आप। मैंने आपको खिड़कियों की संख्या तो 63 झरोखे ये रखे, तो टोटल 360 झरोखे महल में है। और आप लोगों को बता दूं हवा महल के लिए जयपुर को पेरिस कहा जाता है। समझ गए आप लोग? थोड़ा सा क्या है कि मिस था भी, मैं नहीं है इसको काफी दिन, लेकिन जानकारी जो मैंने आपको दी है वो बिल्कुल सटीक दोस्तों। अंतिम आता है स्थल। चलो समस्या वाली है। हवा महल तो लोगों ने देखा भी है, संकोट की एक लाइन पढ़ा भी दूंगा फिर भी दोगे। कोट क्या है? सिंहगढ़, किसका? सांझी का बड़। गुरुजी जी भी नहीं पता हो, सांझी भी नहीं पता तो और में सांझी नहीं सुना, शिव पार्वती होगा। शिव पार्वती कौन सा त्योहार है गुरुजी को? भील जन देखिए लड़की उनके मकानों पर दीवारों के गोबर से आकृतियां बनाती है, डिजाइन बनाती है, वो है सांझी। और सांझी का जब बड़ा रूप बना देते हैं, बड़ी दीवार पे एक ही मूर्ति बना दी जाती है, तो वो कहलाए संध्या कोट। तो ये आप समझ गए। ये थी आज की कवाल भी आप लोगों के सामने 10 न रहे थे, लेकिन कोशिश आप लोग से समझाने की। तो मिलेंगे तो किसी अन्य भी एक नई के साथ, एक नए जो साथ, एक नए जुनून के साथ। तक आप रहे। थैंक यू।